घर में बॉस कौन है, आप या सर? मैं। उसे लगता है कि मम्मी मुझे बेवकूफ बना। वैसे इसका जवाब सबको पता होता है, लेकिन पहनते ही आपके चेहरे पे सबसे पहला एक्शन में आपकी फेवरेट जगह कौन वो सी एक है, बहुत ऑफिस या ही कंट्रोल रूम? जगह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेनू सकलानी और स्वागत है आपका अमर उजाला के इस खास कार्यक्रम छाप में। खाकी वर्दी को पहनना केवल ताकत की पहचान नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और भरोसे की भी कसौटी है। छाप की इस कड़ी में आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिनकी पहचान इस राज्य में न केवल एक काबिल पुलिस अधिकारी के रूप में है, बल्कि एक सौम्य, संवेदनशील और प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में भी है। उनकी मुस्कान जितनी सहज है, उनका दृष्टिकोण उतना ही गहरा, और यही संतुलन उन्हें आम अफसरों से अलग बनाता है। आज न हम उनके केवल प्रोफेशनल सफर के बारे में बात करेंगे, बल्कि उस इंसान के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे जो खाकी वर्दी के पीछे है। तो मैं आपको मिलवा रही हूँ आईपीएस अधिकारी श्वेता चौबे जी से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रेनू। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। परसेप्शन है, मैं परसेप्शन ही कहूँगी इसे। खाकी वर्दी जितनी सख्त होती है, उसे पहनने वाले को भी उतना सख्त माना जाता है। लेकिन हम आपसे जितनी भी बार मिलते हैं, आपकी सौम्यता और सरलता इसके बिल्कुल विपरीत नजर आती है। तो ये आपका बिहेवियर ही है या फिर वर्दी पहनने के बाद जो है इन दोनों किरदारों में आप संतुलन बनाती हैं? देखिए, जो खाकी वर्दी होती है रेनू, उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं साथ में। अ, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो ये खाकी वर्दी मेरे साथ, मतलब जो मैंने धारण की है, ये मेरे परिवार में तीसरा जनरेशन है। मेरे ग्रैंडफादर भी पुलिस में थे, मेरे फादर भी पुलिस में थे, और मैंने उनकी वर्किंग बहुत क्लोजली ऑब्जर्व की है। फादर की तो बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व की है, और कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि खाकी में जो एक अधिकारी होती है, उसकी पहचान उसके व्यवहार से बनती है। हर जगह खाकी में आपको आक्रामक नहीं होना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पुलिस वाले हैं तो आपको आक्रामक व्यवहार ही आपका होना चाहिए। उनके दफ्तर के बाहर भीड़ लगी रहती थी, तो मुझे समझ में नहीं आता था। बाद में जब मैं इस प्रोफेशन में आई तो मुझे लगा कि आप जनता को जितने एक्सेसिबल हो, जितना आप जनता से मिलो, उनकी समस्याओं का निराकरण और निस्तारण करो, वही आपकी मेन पहचान है। और यदि आपका व्यवहार सौम्य नहीं होगा, आपका व्यवहार नम्र नहीं होगा, तो जनता शायद अपनी समस्याएं लेकर आपके पास नहीं आएगी। अगर जनता आपके पास आती है, अपनी समस्याएं रखती है, मेरे ख्याल से एक पब्लिक सर्वेंट जो है, जो पब्लिक सर्विसेज में आप आते हैं, तो आपका अप्रोचेबिलिटी, आपका अप्रोचेबल होना, वो आपकी सबसे बड़ी खासियत और खासियत होनी चाहिए, ताकि जो आम नागरिक है, जो पब्लिक है, वो आपके पास बेझिझक अपनी शिकायतें, अपनी जो दुख दर्द है उन्हें, वो आपके पास आए। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये सीख जो है, वो मैंने अपने फादर से और अपने सीनियर कुछ ऑफिसर्स हैं जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली है, उनसे मैंने सीखा है। मैंने जितना आपके बारे में सुना, आपने कहा कि मुझे बचपन से जो है खाकी वर्दी के लिए क्रेज था। तो जब ये हकीकत में बदली ये चीज, वो पल कैसा था? बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि देखिए, जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स होते हैं, वो बहुत ही एक लंबी यात्रा कहूँगी मैं उसे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गई थी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। मैंने वहाँ से बीए ऑनर्स साइकोलॉजी किया, मास्टर्स किया। उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारियों में जुट गई, और जैसा मैंने कहा कि एक बहुत ही वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स, सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वो बहुत ही और एक कठिन यात्रा की तरह है। आप परीक्षा देते हैं, असफल होते हैं, और फिर आप उसी एग्ज़ाम की जो है तैयारियों में लग जाते हैं। प्रीलिम्स आपने पास किया, आपने मेंस लिखा, और शायद आप उसे क्रैक या क्लियर नहीं कर पाते हैं। फिर आप
निराश और मायूसी का एक क्षण आता है, पर आपको लगता है कि नहीं, इससे हमें विचलित नहीं होना है। तो जो अगले अटेम्प्ट की फिर आप जो तैयारी में लग जाते हैं, भिड़ जाते हैं, जुट जाते हैं, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो असफलताएँ हैं वो आपको सीख देती हैं। फिर आपको आपके नेगेटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव पॉइंट्स कि कहाँ आप चूक गए तैयारी में, कौन-सा आपने पार्ट छोड़ा है, कौन-सा पक्ष जो है वो कमज़ोर रह गया, उसे आप सुधारने का प्रयास करते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है ये इन परीक्षाओं के साथ जुड़ी होती है। तो वो एक लंबा स्ट्रगल था, और उसके बाद जब मैं इस मुकाम पे पहुंची और जो खाकी वर्दी मिली मुझे, तो वो तो एक ऐसी अनुभूति है जिसे बयान नहीं किया जा सकता। आपके बचपन की तरफ जाते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर बनता है कुछ भी तो एक परिवार का सबसे बड़ा रोल होता है, उसके आसपास उसका समाज किस तरीके का है। आपको एक तो परिवार में किस तरह का सपोर्ट था, और क्या आपको लगता है कि हर लड़की को वो सपोर्ट मिलना पॉसिबल है, वो मिलता है या नहीं मिलता है? क्योंकि कई लोगों के अरमान शायद कुछ लड़कियां सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ पाती हैं कि परिवार उस तरीके से उनके टैलेंट को नहीं लेता है। तो आपका किस तरह का पारिवारिक माहौल किस तरीके का था? देखिए, जैसे मैंने बताया कि मैं खुद एक पुलिस परिवार को बिलोंग करती हूँ, तो कहीं न कहीं जो था वो सपोर्ट हर तरह का मिला। डिस्क्रिमिनेशन जिसे कहते हैं कि जो मेल चाइल्ड होता है या फीमेल चाइल्ड, उसमें कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, और बल्कि हर तरह से मोटिवेट और प्रमोट किया गया कि आपको जो प्रोफेशन या आगे के लिए आपको जो करियर चूज करना है उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, और उसके लिए उस तरह का सपोर्ट भी। शायद क्योंकि फादर साहब ने इस प्रोफेशन को बहुत क्लोजली देखा था, तो उनको थोड़ा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव में चली जाए, पुलिस लाइन न ले, पर उन्होंने भी इतना ज़्यादा, मतलब वो एक गाइडेंस और काउंसलिंग ज़रूर करते थे कि बहुत ही टफ प्रोफेशन है, बहुत डिफ़िकल्टी है, फैमिली को और प्रोफेशन को दोनों को हैंडल करना तुम्हारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा, पर सपोर्ट उन्होंने हमेशा ही किया, और मदर का तो बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट रहा। जैसा मैंने बताया कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आई, मैंने अपनी पूरी एजुकेशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में की, और उसके बाद में जेएनयू में अपनी एमफिल के लिए भी मैंने एडमिशन लिया, और मैं साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी देती रही, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी ऐसे नहीं थे कि पहले साल दिया और आपका सिलेक्शन हो गया। वो एक लंबी प्रक्रिया है, लंबी प्रोसेस, वन आफ्टर द अदर। तो आप भी कहीं ना कहीं एग्जाम्स जब देते रहते हैं, तो पहली बार में सफलता नहीं मिलती, दूसरी बार में नहीं मिलती, तो एक फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं क्रीप इन कर जाती है, और फैमिली भी सोचती है कि इतना समय हो गया, एग्जाम्स दिए जा रहे हैं और फिर भी उसके बाद जो है कुछ सफलता नहीं मिल रही है। तो फैमिली ने लेकिन अपनी तरफ से पूरा जो एक सपोर्ट रहना चाहिए वो हर तरह से दिया, और मेरे ख्याल से वही कहीं ना कहीं मेरे लिए कारगर भी सिद्ध हुआ। तो ये फेज आया आपकी लाइफ में भी कि जब एक छोटा सा ही सही, भले कई बार होता है कि फैमिली बोलती नहीं है लेकिन एक्सप्रेशन उन चीज थोड़ा समझ में आता है कि बहुत टाइम हो गया, नहीं हो रहा, ये वाला फेज आपके? ये फेज से मेरे ख्याल से हम सब जो युवा हैं, युवा वर्ग, यूथ, वो इससे गुजरता ही गुजरता है, और हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स पे, हम एग्जाम लिख रहे हैं, उनके ऊपर बर्डन तो नहीं है। और मुझे आज तक याद है, चूंकि मैं साथ ही साथ अपना रिसर्च भी कर रही थी उस समय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, तो मैंने अपना जेआरएफ लिखा, जो जेआरएफ का एग्जाम होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और जिस दिन मुझे फेलोशिप मिलनी चालू हुई, मेरे ख्याल से मैंने अपना पहला फोन अपनी मदर को किया था कि अब पैसे भेजना रहने दो, अब आई एम गेटिंग अ फेलोशिप। तो वो मेरे ख्याल से हर युवा का ये होता है कि कब तक अपने परिवार पे जो है वो एक बर्डन की तरह। तो फेलोशिप मिला तो मुझे लगा कि अब मैं अपनी तैयारियों को, अपने रिसर्च वर्क को, दोनों को खुद सस्टेन कर सकती हूँ। उसके बाद फिर मैंने जो है एडहॉक के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अपने ही कॉलेज में, आईपी कॉलेज में मैंने पढ़ाना चालू किया। तो मैंने पढ़ाया भी है कुछ महीनों, तो कहीं ना कहीं अब अपने आप को फिर मैंने उस काबिल बना लिया था, इंडिपेंडेंट हो गई थी, तो पेरेंट्स पे उतना एक जो आपको खुद लगता है अंदर से, तो उस चीज से जब फ्रीडम मिल जाती है तब आप और अच्छे से पूरा मेहनत करके आप तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज होती है कि कई बार पेरेंट्स ये सोचते हैं, चाहे उनके 2 बच्चे 3 बच्चे, तो एक रहता है कि मेरी छवि इसमें है,
या ये हो सकती है, ये हो सकता है जो मेरे जैसा बनेगा। तो आपके फादर का था कभी कि आप कि इसमें मुझे वो छवि दिखती है? मेरे ख्याल से हम तीनों भाई बहनों में मेरे ख्याल से फादर को ये लगता था कि हाँ ये उसी तरह से शी विल गो अहेड, एंड जो फैमिली का एक जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो सर्विसेज में है तो शी विल कैरी इट फॉरवर्ड। तो जब ये दौर शुरू हुआ आईपीएस आईपीएस ही था या आईएएस कभी ऐसा था सोचा कि नहीं कि सिर्फ आईपीएस का ही? नहीं, चूंकि आप जब प्रतियोगी परीक्षाएं देते हो तो ये लगता है कि ठीक है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या रेवेन्यू सर्विसेज या पुलिस सर्विसेज में आपका हो जाए, तो पर जो एक अंदर से जो एक मन था वो खाकी के लिए ही था। और मैं यही कहना चाहती हूँ, जब आप किसी चीज के लिए सोचते हो तो बोला जाता है कि सारी कायनात आपको उस चीज को पाने में लग जाती है। तो वो कहीं ना कहीं वो मेरे साथ भी हुआ, एक खाकी का चाम था और जो है मुझे मिल गई। तो जब आपने इसको कदम रखा, ऐसा नहीं है क्योंकि हमें लगता है कि आज तैयारी हो रही है लेकिन कल कुछ बन गए तो आपका स्ट्रगल खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि जिंदगी के वो स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप जितना ऊपर जाते हो आपके स्ट्रगल भी उसी तरीके के आपके सामने आने शुरू होते हैं। जब कदम रखा पहले ट्रेनिंग से लेकर के, तो वो कहाँ से वो स्ट्रगल शुरू हुआ, किस तरह के चैलेंज थे वो? देखिए, जो जब आप पुलिस सर्विसेज में आते हैं तो जो आपका फाउंडेशन कोर्स होता है वो तो बड़ा कंफर्टेबल रहता है, पर उसके बाद जब आपकी असली ट्रेनिंग, पुलिस की ट्रेनिंग शुरू होती है, वो बहुत ही टफ और डिफ़िकल्ट फेज़ होता है। जो इंडोर क्लासेस होती हैं उसमें आपके कई तरह के टॉपिक्स, जैसे आपके इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड, फोरेंसिक एस्पेक्ट, साइबर एस्पेक्ट, लॉ एप्टीट्यूड, लीगल एप्टीट्यूड, आपका कई चीज़ों पे फोकस रहता है, पर जो फिजिकल पार्ट रहता है वो बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत टफ होता है। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि उसमें कहीं जो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है तो वो जेंडर डिस्पैरिटी इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग वो कहीं दिखी हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो हमारे मेल काउंटर पार्ट्स को जितना करना पड़ता था, सेम चीज हमारे जो समकक्ष मेल अधिकारी थे उनको और हमको हमारे उस्तादों द्वारा उतना ही करवाया जाता था। यदि हमें लॉन्ग रूट मार्च पे जाना पड़ता था 10-12 किलोमीटर की, तो वही सेम असला और हमारे पिट्ठू जो था रहता था वो लेकर हमको जितना हमारा मेल काउंटर पार्ट्स करते थे उतना हमें ही करना पड़ता था। भले ही वो हॉर्स राइडिंग हो, किसी भी अन्य तरह का ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग हो, तो उसमें कहीं पे भी कोई कमी नहीं, मतलब कोई डिस्पैरिटी नहीं रही, डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा। और ये भी कहना चाहूँगी कि मेरे ख्याल से वो ट्रेनिंग ही हमारी ऐसी थी जिसने हमको फिजिकली ही नहीं, हमको मेंटली भी बहुत स्ट्रांग बनाया। और वो जो मेंटल स्ट्रेंथ हमको हमारी ट्रेनिंग से मिली, कहीं ना कहीं आज जो हमको प्रोफेशन में या हमारी वर्किंग में हमको जो हेल्प करती है वो उस ट्रेनिंग का ही असर है। तो जब आप वो ट्रेनिंग ले रही थी उस वक्त आपके दिमाग में ये चीज़ थी या आपको पहले से आपके अंदर ये अवेयरनेस थी कि सबको सेम ट्रेनिंग होती है, या अगर नहीं होती तो आपके उस वक्त आपके दिमाग में कुछ आता है या मैं कहूँ मुझे सेम ट्रेनिंग चाहिए जैसे मेल को दी जाती है फीमेल? नहीं, जब आप इस एग्जाम को क्लियर करके आते हैं तो आपको लगता है कि वी आर ऑफिसर्स नाउ एंड वी आर पुलिस ऑफिसर्स। तो हम जब एक पुलिस ऑफिसर हैं तो उस रूप में जिस तरह का, क्योंकि परफॉर्मेंस भी आगे जाकर आपको उसी तरह का, आपको उसी तरह से फील्ड में परफॉर्म करना है, तो कहीं पे भी वो आप लैग बिहाइंड ना करें। इस वजह से ये सही भी है मेरे ख्याल से कि इस ट्रेनिंग में कहीं कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग आपकी पूरी हुई जब, उसके बाद जब वो फर्स्ट ज्वाइनिंग आपको मिली, वो कैसा वो टाइम था जब पहली बार आपने वो ज्वाइन किया? घर में वो शेयर किया वो चीज़ कि मुझे ज्वाइन में पहली बार मेरे को ज्वाइनिंग मिल गई है, और वो पूरा एक्सपीरियंस किस तरीके का था आपका? साथ ही वो चीज़ भी कि क्या उस वक्त ये लगा कि कुछ चैलेंज मेरे जीवन में बढ़ने वाले, हालांकि आपके दिमाग में पहले से था कि मैं पुलिस अधिकारी बन रही हूँ तो कहीं ना कहीं फील्ड की जॉब है और वो सारे चैलेंज फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वो सारे चैलेंज आपके पास आएंगे। तो वो कुल मिला के वो उस वक्त क्या दिल में क्या चल रहा था? देखिए, ज्वाइनिंग तो डेफिनेटली एक ट्रेनिंग के बाद, जो इतनी डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग थी उसके बाद हमको फील्ड में आना ही था। और फील्ड जो था वो बिल्कुल ही एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहाँ आपके लिए रियल लाइफ चैलेंजेस थे।
पुलिसिंग जो है वो 24/7 की जॉब है। कहीं इस तरह का जो हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड के फ्रेंड्स थे उनका 10 से 8 या 10 से 7 या 5 की जॉब होती है, पर यहाँ तो 24/7 था। रात में 2-2 बजे तो मीटिंग्स होती थी, और क्योंकि दिन भर की आपकी जो एक्टिविटीज़ थी उनका रिव्यू होता था, और फिर अगले दिन के आपके कौन से, क्योंकि हम लोगों का जो प्रोबेशनरी पीरियड था वो राजधानी में गुजरा। राजधानी में पुलिसिंग ऐसी है कि रोज का धरना प्रदर्शन और जुलूस और वीवीआईपी मूवमेंट्स इतने सारे रहते थे कि दिन भर की पहले की एक्टिविटीज और उसके बाद अगले दिन की तैयारियां रात में ही चालू हो कि बंदोबस्त क्या करना है अगले दिन के जुलूस के लिए, वीवीआईपी ड्यूटीज के लिए, वीवीआईपी मूवमेंट्स के लिए। तो वो सडन जो एकदम जो एक ट्रेनिंग वाला फेज, फिर ऐसा लगने लगा कि वो फेज ज्यादा आरामदायक था। अब तो असली चैलेंज है। पर मैं इसे चैलेंज तो डेफिनेटली चुनौतीपूर्ण तो रहता ही है कि जो आगे आने वाला मतलब कुछ इस तरह का क्राइम कभी हो जाए, फिर उसके लिए एक अलग तरह की पूरी टीम बनाना, उस पे लगना और उसको सॉल्व करना, तो चुनौतीपूर्ण तो था। पर ठीक है, उसी में मेरे ख्याल से यही हम खाकी इसीलिए पहनना चाह रहे थे, तो इसलिए वो फिर अच्छा लगने लगा। मुझे लगता है शायद आपने अपने पिता को भी घर में तौर तरीके उनके काम को देखा है, तो इसलिए शायद जब आप फील्ड पर उतरे जो चैलेंज थे वो उतने आपको शायद ऐसा ना लगे कि मैं पहली बार फेस कर लिया, वो हिम्मत पहले से थी। क्योंकि मुझे लगता है जब मैंने पहली बार क्राइम रिपोर्टिंग के बारे में सोचा, तो जब पहला क्राइम देखा था तो उसके बाद मेरे हाथ पैर बिल्कुल कांप उठे थे कि शायद मैं नहीं देख पाऊंगी इस तरह की चीजें। तो आपके सामने जब इस तरह की चीजें थी तो आप पहले से तैयार थे उन चीजों के लिए, या आपको भी एक हिचक हुई शुरू में? हिचक तो नहीं कहूँगी, क्योंकि बचपन से ही खाकी को इतने पास से और पुलिसिंग इतने पास से देखी हुई थी, तो इस प्रोफेशन में कैसा रहता है उसका आइडिया था। पर हाँ, जब आप खुद परफॉर्मेंस में उतरते हैं, जब आप खुद लॉ एंड ऑर्डर वाली जो ड्यूटीज़ होते हैं उसको खुद करते हैं, तो वो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस रहता है। और कई तरह के ऐसे धरने प्रदर्शन जुलूस होते हैं जो बड़े टिपिकल टाइप के होते हैं, जिनको हैंडल करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसमें चूंकि अब आप उस रोल में हैं, आप सुपरवाइजरी रोल में हैं, आप वहाँ पे हैं और आप ही को जो है एक लीड लेकर परफॉर्म करना है, तो वो एक अलग तरह का चैलेंज है। पर हाँ, वो फिर धीरे धीरे जो है आपको उस चीज़ का जब आप समझते गए, जानते गए, तो फिर आप अच्छा परफॉर्म करने लगे। कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा टास्क रहा जो आपको लगा हो कि मेरी क्षमता इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने वो किया और वो जीत जो है, आपने सोचा हो कि शायद मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस टास्क को कर पाऊंगी, क्षमता पे कभी डाउट रहा हो कुछ, लेकिन फिर भी जीत मिली? क्षमता पे तो कभी डाउट नहीं रहा। ये था कि अगर कोई चैलेंज आया है, कोई टास्क आया है, तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर जो है उसको कंप्लीट करना है। और पुलिसिंग में कहूँगी कि पुलिसिंग कभी इंडिविजुअल स्पेसिफिक नहीं होती है, आप अपनी टीम पर भी निर्भर करते हो। आप का परफॉर्मेंस जो होता है, आप अपनी टीम को किस तरह से लेकर चलते हो, आपकी टीम के जो लोग हैं उनका क्या प्लस पॉइंट्स हैं, उसके हिसाब से मतलब कौन किस जगह के लिए कौन सा कार्य करने के लिए सबसे ज़्यादा सक्षम है, और जो आपकी परफॉर्मेंस होती है वो कहीं ना कहीं आपकी टीम पर भी निर्भर करती है। और मैं तो अपने आप को इस लिहाज में अपने आप को बहुत ही लकी मानूंगी कि मुझे आज तक जो एक टीम भी मिली, वो एक बहुत ही अच्छी और सपोर्टिव टीम मिली। कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब आपको लगता है कि अब शायद इसके आगे इसका क्लू जो है वो नहीं मिलता, तो पर वो टीम रहती है जो आपको एक दूसरे को सपोर्ट करके नहीं कुछ नई चीज मिल जाती है। जैसे कभी कोई ऐसा केस, टिपिकल टाइप का केस होता है जिसमें आप एक डेड एंड पे आ जाते हो, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलता है, पर वो आप काम करते रहो और टीम भी आपके साथ लगी रहती है, तो कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिव मिल जाता है, ब्रेक थ्रू मिल जाता है जिसे कहते हैं। और इसी तरह से कई टिपिकल केसेस रहे जिसको हमने क्रैक किया, और फिर उसमें जो फिर खुशी मिलती है वो एक अलग ही तरह की है। जब उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में आपको जो है जिम्मेदारी मिली, जो बड़े बड़े ऑपरेशन
जो कुछ भी आपने अब तक किए, उनको एक तो उनका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी और साथ ही कोई ऐसा अनुभव जो आपके ज़हन में हमेशा रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि जब एक आईपीएस ऑफ़िसर बनते हैं तो तमाम सारी सुविधाएँ भी आपको दी जाती हैं और शायद जो पर्दे के पीछे जो चीज़ें होती हैं वो नज़र नहीं आती हैं। सबको लगता है कि पुल एक अधिकारी जा रहा है तो उसके साथ पूरी फ़ोर्स है और उसे करना ही क्या होता है, या बहुत सारी चीज़ें जो उसके साथ नहीं होती उस वक़्त, वो हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो इन तमाम ऑपरेशनों के बीच में एक वो याद जो आपके लिए ख़ास रहा हो, ऐसा कोई ऑपरेशन, और साथ के साथ कोई ऐसा किस्सा जब चुनौती सुविधाओं की भी रही हो? देखिए, जिस तरह से मैंने बोला कि अलग-अलग तरह की चुनौती का सामना तो एक पुलिस ऑफिसर को करना ही रहता है। पर जैसा अगर मैं बोलूँगी तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो अगर चैलेंज था, जो नौकरी के शुरुआती दिनों में था, तो 2010 में कुंभ मेला जो है वो महाकुंभ मेला हुँ, हरिद्वार में हुआ था और उसमें मुझे जो है सीओ ट्रैफिक की ज़िम्मेदारी दी गई थी। हुँ, उतने बड़े स्तर का मेला और उस समय चूँकि मैं फर्स्ट नई-नई ही आई थी, हुँ। एक तरह से पहली मुझे बड़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारी एक्सपीरियंस थी। पहली बड़ी ज़िम्मेदारी थी और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पूरे मेला का ना सिर्फ वेहिकुलर ट्रैफिक जो वाहनों का ट्रैफिक का प्लान है, बल्कि पेडेस्ट्रियन मूवमेंट जो पैदल ट्रैफिक का भी, हुँ, क्योंकि उस समय हम लोगों को अलग से कि जो पैदल यात्री जा रहे हैं उनके लिए भी क्या रास्ता होगा, कहाँ से उन्हें भेजना है, ए, बी, सी, कंटिजेंसी प्लानिंग, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें करनी थी, तो वो पूरा प्लान बनाया और हुँ, फिर उसको धरातल पे उतारा। शुरुआत के जो स्नान थे, शाही स्नान, वो बहुत अच्छे से निकले, परंतु मुझे आज तक जो मेरे ज़हन पे है, वो जो मुख्य स्नान 13 और 14 अप्रैल का था और उसमें जो करोड़ों श्रद्धालुओं का जब आगमन हुआ उन 4-5 दिनों के जो मुख्य स्नान था उसमें, वो चीज़ और उसको मैनेज करना, दोनों वाहनों हुँ, का मूवमेंट और इवन जो पैदल यात्री थे, तो रोड ही गायब थी एक तरह से, मुझे आज तक याद है, क्योंकि इतनी संख्या में श्रद्धालु आए थे हुँ, और उनको फिर मैनेज करना, उस हुँ, भीड़ को कंट्रोल करना, तो वो जो है वो ज़हन में हमेशा याद रहता है और बहुत बड़ा मैनेजमेंट था। हुँ, और कभी भी जब इतना बड़ा मैनेजमेंट होता है तो मैंने जो सीखा है उसमें, वो आपका जो टीम, आपकी जो हुँ, फोर्स जो आपके साथ है, हुँ, क्योंकि हमने उसमें एक बहुत बड़ा अपना जो कार्य किया था, वो अपनी टीम को हुँ, ट्रेन करना सबसे हुँ, इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उस समय जो हरिद्वार का वर्कफोर्स था उसके अलावा हमने पूरे सभी 13 जनपदों से हमारे पास फोर्स आई थी और उसके अलावा बाहर की भी फोर्सेस उस समय हुँ, आई थी, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, कई और अन्य राज्यों की। और चूंकि वो हरिद्वार की भौगोलिक हुँ, परिस्थितियों से वाकिफ नहीं थे, तो हमारा एक मेन जो उसमें टारगेट रहा, न सिर्फ प्लानिंग का, हुँ, परंतु उस चीज़ का भी था कि किस तरह से जो हमारी फोर्स टीम आई है जो बाहर से, जिन्हें हरिद्वार के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, हुँ, जिन्हें कुंभ क्या होता है उसके बारे में उन्हें लगातार ट्रेन करना, उनको मौके पे ले जाकर जहाँ उनकी ड्यूटी है हुँ। वहाँ उनकी ब्रीफिंग करना, उनको ट्रेन करना, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था और टीम ने उसे बखूबी निभाया। लेकिन उस वक़्त जो आपकी नेतृत्व क्षमता थी, वो कहीं न कहीं उजागर होकर आई। आप ये आपके अंदर भी था कि शायद ये वक़्त एक नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने का भी है। और मुझे लगता है जो आपने टीम की बात की, शायद जब हम किसी भी मिशन पे निकलते हैं, तो जो हमारा नेतृत्व कर रहा होता है, पूरी टीम उस पर भरोसा करती है। तो आप सिर्फ़ एक अधिकारी के तौर में, मुझे लगता है कि आप शायद उस पूरी टीम के माइंडसेट को भी समझने की कोशिश करते हैं और फिर जो है वो टीम पूरी न पूरी कहीं न कहीं आप पर भरोसा भी करता है। तो नेतृत्व क्षमता जीवन में भी कितनी इम्पोर्टेंट लगती है आपको? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी मैंने बोला कि आप फिर टीम को टास्किंग भी उसी हिसाब से करते हुँ, हो। आप पहले अपनी टीम के मेंबर्स की क्षमता का आकलन करते हो और उस क्षमता के आकलन के हिसाब से ही फिर आप उनको उनकी ज़िम्मेदारियाँ देते हो। देखिए, हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छी कोई किसी चीज़ में अच्छा परफ़ॉर्म करता है, कोई किसी और चीज़ में अच्छा परफ़ॉर्म करता है। सब में कैपेबिलिटी और कैपेसिटी परफ़ॉर्मेंस बिल्कुल, की रहती है। बिल्कुल। लीडर का मेन काम होता है उसकी उस कैपेबिलिटी
को जज करना, उसको देखना और उसके हिसाब से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना और उससे काम लेना। और ये बहुत ही बड़े मेले, बड़े आयोजनों में और क्राउड मैनेजमेंट में मुझे लगता है कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है। द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और लीडर की अगर सबसे बड़ी, अगर कोई, मैं कहूँगी लीडरशिप के लिए अगर सबसे कोई इम्पोर्टेंट उनका रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। और जहाँ तक आपने एक बात कही कि कई बार जो है आपको उतने संसाधन नहीं मिलते हैं और किसी ऑपरेशन पे आप निकले होते हैं, और तो इसमें मुझे एक बात ध्यान आ रही है। एक देहरादून में जब मैं एसपी सिटी के रूप में तैनात थी, तो एक यहाँ बहुत ही चर्चित डकैती हुई थी। तो लगातार हम जो है उस पर पूरी टीम काम कर रही थी, और उसमें लगभग 8-10 दिन हो गए थे। और चूंकि जो अभियुक्त थे वो बिना मोबाइल फ़ोन वगैरह के आए थे, तो उनको ट्रैक करना, ट्रेस करना, और ऐसी जगह उन्होंने डकैती की। बहुत ही एक तरह से रिमोट एरिया था, सीसीटीवी वगैरह भी जो है हमको उस समय कारगर सिद्ध नहीं हुए, पर टीम और हम लोग लगातार उस पर काम करते रहे। और फाइनली हम लोग दिल्ली पहुँचे, और दबिश के लिए जब हम गए तो मुख्य अभियुक्त हमने उठा लिया, और मुख्य अभियुक्त ने हमको बाकी जिनका रेफरेंस दिया था, जो जो और उसमें इन्वॉल्व थे, तो उसके बाद हमने अपनी सारी टीम्स जो हैं वो उन्हें उठाने के लिए भेज दी। लिमिटेड व्हीकल्स थे हमारे पास, 5-7 व्हीकल्स थे हमारी, और जितनी फोर्स थी, टीम थी, वो सब निकल गई। तब तक हमें जानकारी मिली कि हम जहाँ सदर एरिया में थे उसके पास के ही मेट्रो स्टेशन पे एक अभियुक्त जो है वो वहाँ पहुँचने वाला है, किसी से उसने मिलने का रखा होगा। और मुझे आज तक याद है कि मैं और मेरे एसओजी इंचार्ज, बस हम दोनों ही वहाँ सदर में उस समय रह गए थे। बाकी चूंकि हमने बाकी और अपनी टीम्स को रवाना कर दिया था, तो अकेले हम दोनों बचे थे। हमारे पास उस समय संसाधन अगर देखते तो गाड़ियां भी जो हम लेकर आए थे अपने साथ, वो सब जो है अलग अलग टीम्स लेकर चली गई थी। तो और समय बहुत कम था हमारे पास, तो हमारे को बगल में एक ऑटो मिला। तो मुझे आज तक याद है, मैं और हमारा एसओजी प्रभारी था, और साथ में हमारा एक हमें वो सदर थाने से एक होमगार्ड मिल गया था, तो उसको लेकर फिर हम उस अभियुक्त को मेट्रो स्टेशन पे जो है पकड़ने पहुंचे। तो कब मतलब आप अपना जो जिस सर्कमस्टेंसेस पे हो, आप जहाँ दबिश देने गए हो, ऐसा नहीं होता कि आपके पास हर बार जो है सब प्रकार के संसाधन रहे। और मौके पे जो चीज मौजूद है, क्योंकि ये भी है कि गिरफ्तार करना ही है, उसकी लिफ्टिंग करनी ही करनी है, तो आपके पास जो संसाधन है आप उससे ही जो है कार्य करते हैं। घटना इस राज्य में हुई थी, अंकिता हत्याकांड, आपके पास भी उसकी जिम्मेदारी आई जब उस जांच को करने की, तो किस तरह से आपने उसको किया? और एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी, क्या कोई केस ऐसा रहा, क्योंकि कई बार हम ये भी कहते हैं अगर आप पुलिस अधिकारी लेकिन आप एक महिला भी हैं, तो कभी किसी केस को लेके, या मैं अंकिता की ही बात करूं, तो इमोशनली कनेक्शन एक फील किया, या कभी उस केस ने आपको रात को सोने ना दिया हो, या कोई भी ऐसा कि नींद नहीं आई हो, ये लगा हो कि नहीं इसको किस तरह से किया जाए? देखिए, जिस घटना की आप बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही जघन्य कांड था, और मुझे उसके बाद जो है एसएसपी पौड़ी गढ़वाल का चार्ज मिला था। अक्टूबर 2022 की बात है, और चूँकि सरकार भी इस केस को लेकर बहुत ही सीरियस थी, और उस समय तक एसआईटी गठित हो गई थी डीआईजी रेणुका मैम के लेवल पे, और उनके साथ एक पूरी टीम जो है वो इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जितने भी तथ्य प्रकाश में आए उनको दृष्टिगत रखते हुए जो है चार्जशीट फाइल की गई, और लगभग चार्जशीट में 90 से ज़्यादा जो है हमारे गवाह जो है वो उसमें बनाए गए थे। और दिसंबर में ही इसका, चूँकि स्पीडी ट्रायल था, तो दिसंबर में ही इसका ट्रायल जो है वो केस का शुरू हो गया था। और सबसे महत्वपूर्ण हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि जो भी फैक्ट्स और एविडेंसेस पूरी इन्वेस्टिगेशन में और चार्जशीट में जो मेंशन किया था, और जो भी गवाह थे उनकी जो है ट्रायल कोर्ट में प्रॉपर गवाही, ताकि जो अभियुक्त थे उनको कड़ी सज़ा मिल पाए। तो उसमें प्रयास यही रहा, चूँकि
हमको फास्ट इसका ट्रायल करवाना था और अभियुक्तों को सज़ा दिलवानी थी। तो हर हफ्ते जो है इसमें डेट्स लगती थी और प्रयास यही रहता था कि जितने भी हमारे इस केस में गवाह हैं, और मेरे रहते रहते उस समय 40 से ज़्यादा गवाह जो हैं उनकी गवाही और जितने भी हमारे एविडेंसेस थे उनको टाइमली कोर्ट में पेश करना, वो एक बहुत बड़ा टास्क था। और फाइनली जो है वो अभियुक्तों को लाइफ टाइम की जो इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली। और उसमें जब मैंने ज्वाइन किया था तो तीनों अभियुक्तों को जो है वो उसी समय उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। और गैंगस्टर के अलावा ही जो है इनकी संपत्ति की कुर्की के लिए भी जो है एक प्रॉपर रिपोर्ट उस समय ड्राफ्ट करके भेजी गई थी। तो प्रयास यही था कि एक जघन्य कांड हुआ है और उसमें जो है अभियुक्तों को सज़ा मिले। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की वर्किंग, अगर आपकी वर्किंग जो है वो प्रोफेशनल है और आपका एक प्रोफेशनल एटीट्यूड है, अनबायस्ड एटीट्यूड है, तो अगर आप उसके साथ करते हो और केस में अगर जो सज़ा मिलती है इस तरह के अभियुक्तों को, तो आपको भी एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। मुझे पता है कि आप अपने मुंह से तो अपनी प्रशंसा करेंगी नहीं इस चीज को लेके, लेकिन हमने हमेशा देखा है कि जन सेवा के प्रति जो आपकी प्रतिबद्धता रही है वो हमेशा स्पष्ट रूप से उजागर हुई है। उस वक्त जिस तरह से लोगों की नजरें आप पे थी, आपका उनसे जो जिस तरह से आपने लोगों के बीच में जाके काम किया, उनसे कनेक्शन मिला, तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद और बढ़ी। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ आपसे कि आपने शुरुआत में भी इस बात का जिक्र किया कि एक ऑफिसर को किस तरह से लोगों के बीच कनेक्ट रहना कितना जरूरी है, और किसी भी तरह की अगर परेशानी हो रही, लोग आपके पास तभी लेकर आते हैं जब आपके साथ उनका व्यवहार होता है। इस केस से हटकर भी कभी जिस दौरान आपने वहाँ पे सेवाएं दी, वहाँ पर या अलग अलग जिलों में जब भी सेवाएं दी, लोग किस तरीके से आए, लोगों का भाव क्या रहता था? क्या आपने कभी फील किया कि लोग पहले पुलिस अधिकारियों के पास आने से डरते थे, या वो हिचक कुछ सालों में कम हुई है? देखिए, मैं चूँकि यहाँ पे मैं एसपी सिटी के भी रूप में तैनात रही और उसके बाद मैंने चमोली में एज एसपी और पौड़ी गढ़वाल में एज एसएसपी के रूप में नियुक्त रही। तो मैंने अपना जो एक देखा है कि अगर आप जनता की समस्याओं को सुने और उसका निस्तारण करें, तो जो एक कहते हैं जनता और पुलिस के बीच में या जनता या अधिकारी के बीच में खाई जो है वो फिर पट जाती है। वो खुद ही समझते हैं कि हाँ, यहाँ जाने से हमारी समस्या जो है उसका समाधान हो जाएगा। अगर मैं उन्हें टहलाती रहूं कि नहीं यहाँ से थाने जाओ, यहाँ से इस ऑफिस जाओ, यहाँ से इस ऑफिस जाओ, तो जनता परेशान होती है। फिर उसे लग जाता है कि नहीं, इस दफ्तर से हमें न्याय नहीं मिलेगा या यहाँ हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो कोशिश मेरी हर समय यही रही है कि अगर कोई आ रहा है, चूंकि पहाड़ों में तो और भी जो कंप्लेनेंट था वो दूर दराज से कहीं से आता था, तो ये होता था कि आज ही अगर ये कोई समस्या लेकर आया है तो इसकी कंप्लेंट जो है वो आज के आज ही उसका निराकरण और निस्तारण हो जाए। उससे जनता का विश्वास जो है वो बढ़ता है। और मैं हमेशा से मानती हूँ कि हम लोग पब्लिक सर्वेंट्स हैं। हम अपने आप को कभी भी ना वो एक ऑफिसर वाली कैटेगरी में हमें नहीं रहना चाहिए। वी आर पब्लिक सर्वेंट्स, हम जनता के सेवक ही हैं। और अगर आप इस तरह से सोचे कि नहीं, मेरा थाना लेवल है जो इनको डील करेगा और या कोई सीओ है वो इन्हें डील कर लेगा, नहीं, अगर वो आपके साथ उम्मीद लेकर आए हैं और आप एक, मुझे लगता है वर्ड जो है जिसे कहते हैं एम्पैथी, आप उनकी तरह बनके उनकी तरह सोचो कि वो किस समस्या से गुजर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो एक मतलब एक अच्छा भरोसा उनका जो है वो आप पे बनता है। तो एक एम्पैथेटिक बिहेवियर, मैं अपने जो मेरे सबऑर्डिनेट्स भी रहते हैं उनको भी मैं यही कहती हूँ कि हमेशा जो एक व्यवहार रखो वो एम्पैथेटिक बिहेवियर जरूर रखो, तभी आप जनता का विश्वास और उनका भरोसा जीत सकते हो। एक पैंडेमिक का दौर हम सब ने देखा, हम सब उस दौर से गुजरे, और शायद कुछ जिम्मेदारियां, कुछ लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां ऐसी थी कि वो खुद को ना बचा के दूसरों की सेवा में लगे थे। कोविड के दौरान हमने आपको भी देखा, और सबसे बड़ी बात है कि आप खुद हैं और आपके हस्बैंड भी इसी प्रोफेशन में, आपका भी घर परिवार है। आप शायद मैं ये सवाल भी कर रही हूँ तो मुझे गूज़बम्प हो रहे, क्योंकि वो दौर वाकई में बहुत डिफिकल्ट था। कैसे उस जिम्मेदारी को समझा और संभाला आपने? कभी डर खुद भी लगा मन में कि क्योंकि मेरा भी परिवार है पीछे और बच्चे छोटे हैं?
बहुत ही एक मुश्किल घड़ी थी, वो हम सभी के लिए एक बहुत मुश्किल घड़ी थी। और उसमें सबसे बड़ा ये था कि अचानक ही जो है लॉकडाउन घोषित हो गया। और जब लॉकडाउन घोषित हुआ तो कुछ परिवार तो ऐसे थे जो अपने आप को सस्टेन कर सकते थे, पर कुछ परिवार ऐसे थे जो दैनिक मजदूर थे। वो रोज काम करते थे और उसके बाद ही जो है अपने घर जो है वो राशन लेकर जाते थे, तब उनके घर का चूल्हा जलता था। तो सबसे ज्यादा अगर किसी को कोविड के समय दिक्कत हुई तो वो एक वो तबका था। अचानक ही जो है मजदूरों का मूवमेंट चालू हो गया, फिर उनको किसी तरह से समझाना, रोकना, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना। तो दिन भर अगर मैं अपने ऑफिस या घर पे ही रहूं तो वो तो पॉसिबल नहीं था। हाँ, जरूर ये डर था कि इसके बाद अगर मैं जो फील्ड पे रहूं और उसके बाद अपने घर जाऊं तो वो सही नहीं था। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने उस समय परिवार से दूरी बनाई। और चूंकि बच्चे भी उस समय छोटे थे तो वो इस चीज को समझते भी नहीं थे, क्योंकि लॉकडाउन एक ऐसा समय था जब सबका परिवार उनके साथ ही, क्योंकि वो सब घर में बंद थे लॉकडाउन में, और हम इस स्थिति में थे कि हम घर ही नहीं जा पा रहे थे। तो बच्चों को और परिवार को ये चीज समझानी थोड़ी मुश्किल थी, परंतु जिम्मेदारियां अलग तरह की थी। और जो सेकंड फेज लॉकडाउन का आया वो और भी दर्दनाक था, क्योंकि कई ऐसे फोन्स डिस्ट्रेस कॉल्स आते थे जिसमें ये था कि सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों को एडमिट नहीं कर पा रहे थे लोग। तो वो और ज़्यादा हम लोगों के लिए चैलेंजिंग था। और किस तरह से हम लोगों ने उस समय मेडिकल फ्रेटर्निटी से बात करके और एक अच्छा लाइजन करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो मेडिकल हेल्प त्वरित मिल जाए, सही समय पे मिल जाए। और इधर इस काम के लिए, और दूसरी तरफ लॉकडाउन इन्फोर्स करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था, क्योंकि जनता ने भी ये नहीं समझा था। वो भी जो है कि घरों के अंदर रहना नहीं चाहते थे। वो जो एक छोटा सा पीरियड भी जो हम ओपन विंडो देते थे उसमें सबके सब जो है वो बाहर सड़क पे आ जाते थे। तो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना और इसको स्प्रेड करने से रोकना वो हम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया था। और अपने साथ ही साथ उस समय अपनी टीम को और अपने स्टाफ को भी मोटिवेटेड रखना, क्योंकि वो भी जो है अपने परिवार से अलग थे। तो बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए, लेकिन उसको हम लोगों ने अच्छे से ओवरकम किया। मेरे ख्याल से मेन चीज वो उसी समय वही रही कि जो हम लोगों के उस समय कंट्रोल रूम अलग से हमने हेल्पलाइन नंबर्स दिए थे, कंट्रोल रूम स्टैब्लिश किया था जो राउंड द क्लॉक सिर्फ इसी चीज के लिए काम कर रहा था। और काफी अच्छे से हम लोगों ने उसको हैंडल। मैं थोड़ा सा इसमें आपके व्यक्तिगत पार्ट पे जा रही हूँ, वो इसलिए जरूरी भी है क्योंकि हम अंदर सुरक्षित हैं क्योंकि मैदान में आप लोग हमारी रक्षा करते हैं। और वो दौर सबसे भयानक दौर था जिससे हम सब गुजरे। बच्चों की किलकारियां थी, बुजुर्ग माँ बाप जो हैं बुरी कंडीशन में थे, किसी ने अपना जवान बेटा खो दिया, वो दर्द आप अपनी आंखों से भी देख रहे थे। और हम कहीं ना कहीं सुरक्षित थे क्योंकि हमें पता था कि हमें आप लोगों का साथ मिल रहा है। आपके बच्चों ने कभी फोन किया मम्मा कब घर आएंगी, कितने बजे आएंगी, कभी क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमारे घर का बच्चा अपने माँ बाप को ढूंढ रहा है तो आपके घरों के बच्चे भी अपने माँ बाप उस वक्त चाहते थे। शायद कहते हैं कि उस दौर में कुछ परिवार ने सबसे ज्यादा वक्त अपने घर में बिताया जो शायद कभी जिनको समय नहीं मिला। तो उस वक्त आपके घर में किस तरह की चीजें थी? बच्चों ने जिद करी? चूंकि मेरे हस्बैंड भी इसी प्रोफेशन में है, पुलिस प्रोफेशन में, और उस समय वो भी बाहर तैनात थे, तो बच्चे सबसे ज़्यादा सफ़र किया उन्होंने, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता था कि जैसा मैंने अभी बताया आपको कि बाकी सब लोग लॉकडाउन में अपने परिवार के साथ हैं और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो घर से बाहर हैं। तो उनको समझाना हमारे लिए बहुत चैलेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं मेरी जो मदर थी उन्होंने बहुत ही एक सपोर्ट के रूप में वो रही, बच्चों के साथ उनकी देखभाल की, उन्हें समझाया। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो एक फैमिली का सपोर्ट रहता है और वो जो आपका सपोर्ट सिस्टम है उसके बिना हम लोग कार्य नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप उस वक्त माँ भी थी और इतने लोगों की उम्मीद भी थी, द्वंद्व चला मन में किसी को, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो महिलाएं नौकरी भी करती हैं, कई लोगों की पारिवारिक मजबूरी है कि उन्हें नौकरी करनी है। कई लोग आप जैसे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, उनका जुनून है देश के लिए सेवा करना।
लेकिन महिला हमेशा एक गिल्ट में भी रह जाती है कि शायद वो कुछ मिस कर रही है। शायद ये भी कहा जाता है कि करियर में आगे बढ़ने के लिए वो अपना परिवार भी पीछे छोड़ रही है, हालांकि ये सच्चाई नहीं होती है। लेकिन फिर भी जब एक जिम्मेदारी भी है और कहीं ना कहीं एक माँ भी है, कभी द्वंद चला मन में उससे? अगर उस समय की बात करें तो वो द्वंद उतना ज्यादा परिवार का नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं दिन भर सुबह 6 बजे से रात 12-1 बजे तक अगर बाहर हूँ, और अगर इन्फेक्शन मैंने लिया है और इसे लेकर मैं अपने घर जाऊंगी तो वो मेरे बच्चों के लिए भी सही नहीं है। तो इस वजह से वो दूरियां बनाई। और उस समय तक वीडियो कॉल हो जाती थी बच्चों के साथ, उन्हें देख लेती थी, उनसे बात कर लेती थी, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट था कि उनको कम से कम मैं देख पा रही हूँ। पर ये उनके लिए भी ज़रूरी था कि मैं उनसे दूरी बना कर रखूँ। और अगर वैसे बात करें तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा अगर कुछ अखरता है तो पुलिस वालों को, तो वो त्योहार का समय होता है। त्योहार का समय एक ऐसा समय होता है जब सबसे ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं कि हम जो है वो ड्यूटी पर रहें। और बच्चे सोचते हैं कि त्योहार का समय है तो हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करें। तो अगर ये जो द्वंद की आपने बात की, वो सबसे ज्यादा जो द्वंद रहता है वो बच्चों का जन्मदिन हो या आपका जन्मदिन हो। कभी कभी ऐसा हुआ है बच्चों ने मेरे जन्मदिन में केक लाकर वो वेट कर रहे हैं और मदर जो है वो सो जाते थे और मदर रात में 12-1 बजे आती थी। तो वो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं अखरता था और पिंच करता था। अब तो बच्चे समझदार हो गए हैं और समझते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो ये भी जानते हैं कि मदर और फादर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज्यादा है, और ये समाज के प्रति है, सोसाइटी में क्या कर रहे हैं। और जब उन्हीं के फ्रेंड सर्कल के लोग बताते हैं कि नहीं उन्होंने ऐसी मदद की, उस तरह से मदद की, तो उनको गर्व की अनुभूति होती है। उन्हें अच्छा लगता है कि नहीं, दे आर सर्विंग द सोसाइटी, दे आर हेल्पिंग पीपल, तो उनको दे फील प्राउड। तो अब वो समझते हैं। छोटी चीजें जो होती हैं एक माँ के जीवन में, फिर देखिए आप यकीनन एक पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके बहुत सारे रूपों में आपकी निजी जिंदगी में है, पत्नी है, बहू है, बेटी है, माँ है। कुछ छोटे छोटे पार्ट कभी लगता है कि मिस कर दिया मैंने, बच्चों का छूट गया है, जिसे जो एक माँ को उस वक्त फील करना था लेकिन शायद छूट जाता है, वो चीजें नहीं हो पाती, या बच्चों की छोटी छोटी शिकायतें होती हैं जो वो अपनी माँ से हर दिन आके कहते हैं, स्कूल से घर आए तो वो चाहते हैं। ये सवाल मैं इसलिए भी पूछूं क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि बच्चों के पास जब समय नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरी तरह डाइवर्ट हो रही है। ये उन तमाम सारे लोगों के लिए भी है। और आपने खुद देखा होगा कि जब पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चे एक बहुत बड़े कभी क्राइम की तरफ बढ़ जाते हैं, कभी नशे की तरफ बढ़ जाते हैं, और शायद उसमें एक चीज ये भी निकल के आती है कि पेरेंट्स टाइम नहीं देते या उनके पास, हालांकि उसमें तरह तरह के एस्पेक्ट है, हम एक एस्पेक्ट पे नहीं जा सकते। ऐसे में कई बार ये बहाना भी होता है पेरेंट्स के पास कि हमारे पास समय नहीं है, हम दोनों वर्किंग है, कैसे टाइम दें। और दूसरी तरफ ये चीज है कि आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस राज्य की संभाल रही हैं, उसके बावजूद अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उनके साथ समय बिताना, उनको किस तरह से समझाना है चीजों को, कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, इसमें मैं 2 चीज़ कहूँगी। एक तो बहुत ही अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि ठीक है, इतना समय अगर आप अपने कार्य के प्रति दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो एक जो थोड़ा समय आप अपने बच्चों के साथ देते हैं, उसमें आप उनको किस तरह से काउंसल करते हैं, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन, कितना ज़्यादा आपका आपके बच्चों के साथ जो है संवाद है, कितना खुल के आप उनके साथ अपनी बातें रखते हैं और बच्चे आपके साथ कितना कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसा आपने बताया, आज के समय में आधे से ज़्यादा जो परेशानी है वो यही है कि हम अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट ही नहीं करते, हम उनके साथ बात ही नहीं करते। तो बच्चे भी जो है अपनी चीज़ों को अंदर ही अंदर समेटे रहते हैं, और फिर जो वो निकलती हैं वो इन सब राहों में निकलती हैं जहाँ वो गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, या दे गोइंग टूवर्ड्स ड्रग, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, वो इन्हीं कारणों से है। तो मैं तो यही कहूँगी कि एक अच्छा फैमिली सपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनके ग्रैंड पेरेंट्स, अगर आप वर्किंग हैं तो कहीं ना कहीं ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रहें। मेरे केस में तो बहुत ज़्यादा ग्रैंड पेरेंट्स का सपोर्ट रहा। और दूसरा जो मैंने कहा कि जब भी समय मिले तो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अपने बच्चों के साथ, उनके साथ खूब बात करना,
उनकी बातों को समझना, उनकी जो परेशानियां हैं उसको समझना, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप ऑफिस के लिए निकले हो और बच्चों ने जिद की हो कि आज आप घर पे रहिए, आज आप मत जाइए? ये कई कैसे बार डील हुआ करते है, बहुत ही वो एक ऐसा इमोशनल क्षण होता है। मैं इसमें एक वाकया बताना चाहूँगी। मेरा बेटा जो है छोटा है वो, तो उसे लगता है कि मम्मी मुझे बेवकूफ़ बना के मेरा बर्थडे जो है वो संडे कर देती है। हैं? अगर जैसे उसका बर्थडे ट्यूसडे या वेडनेसडे पड़ता है तो मैं उसको संडे में मना देती हूँ, क्योंकि संडे थोड़ा-सा रिलेटिवली रिलैक्स टाइम मिल जाता है। फिर वो बर्थडे वाले दिन बोलता, आपने मेरा बर्थडे संडे को क्यों मना लिया? बर्थडे तो होना आज के दिन था और आपने मुझे जो है पहले कर दिया आपने। तो क्योंकि वर्किंग डेज जो होते हैं, वीकडेज, वो बहुत टफ होते हैं, उसमें मैं समय नहीं निकाल पाती। तो उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मदर ने जो है, और फिर वो जिस दिन मेन उसका बर्थडे रहेगा उस दिन वो एक्सपेक्ट करेगा कि अब दूसरी पार्टी आज दो, और आज आप ऑफिस बिल्कुल नहीं जाओगे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं। एक बार मुझे याद है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीवीआईपी ड्यूटी थी जो उसके बर्थडे के करीब थी और मुझे उसे छोड़ के जाना था। तो वो ऐसा उसने इस तरह से वो जब उसने मुझे जो है लिपट गया और उसने बिल्कुल कहा कि नहीं, बर्थडे तो आपने मनाना ही है। तो वो एक ऐसा द्वंद हो जाता है, जैसे आपने कहा कि उधर एज एन ऑफिशियल, एज अ इन दैट कैपेसिटी आपका रोल है, और इधर जो है बच्चे की अपनी डिमांड्स है। तो उसके बीच में तो माँ को कहीं ना कहीं उसको फेस करना पड़ता है। पर ठीक है, अब बड़े हो गए हैं तो अब इस चीज़ को समझते हैं कि क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जिसके कारण मदर जो है वो जाती थी। तो आप उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस फेज से गुजरती हैं लेकिन कहीं ना कहीं मन में गिल्ट भी रखती हैं? मैं यही कहूँगी कि इसमें गिल्ट मत रखिए, ये गिल्ट नहीं है। आप जो है वो आप अपने फैमिली के प्रति भी उतना डेडिकेटेड है। जब आप अपना आपका ऑफिस का टाइम है, आप अपने वर्क के लिए पूरी डेडिकेटेड रहिए, लेकिन जब आप घर आते हो, आपका घर का समय है, उसमें फिर ये नहीं कि आप मोबाइल फोन लेकर या टीवी में व्यस्त हो गए। उसमें फिर वो बच्चे का जो समय है वो उसको जरूर दें। सोशल मीडिया पे आपकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है, यूथ स्पेशली आपको बहुत फॉलो करता भी है, और मैंने देखा भी है कि वो आपके लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की भी कोशिश करते हैं किसी तरह का, चाहे वो, हालांकि आप गिफ्ट नहीं लेती होंगी ऑब्वियसली बात है, लेकिन कुछ ना कुछ कलाकारी ही सही है, स्केचिंग बनाना, इस टाइप की चीज़ें भी जो है आपके लिए करते हैं। वो लड़कियां स्पेशली जो आपको रोल मॉडल मानती हैं इस राज्य की स्पेशली, एक तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको लड़कियों के एजुकेशन लेवल पे कुछ कमी नज़र आती है, या आपने इतने समय में उनको बढ़ते हुए देखा है? स्पेशली इसी फील्ड की बात करूं, क्योंकि फील्ड के नाम से तो कम से कम कतराते हैं, पहले स्टेप लेने से पहले थोड़ा सा आदमी सोचता है। उन लड़कियों के लिए एक मैसेज, और दूसरा अगर लड़की जो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है, उनको किन बातों के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है? देखिए, अगर हम बात करें रेनू, तो हमारी जो महिलाओं की इस पॉपुलेशन में भागीदारी लगभग 48% है, और पुलिसिंग में 33% रिजर्वेशन देने के बाद भी पुलिस में महिलाओं का कंपोनेंट सिर्फ जो है वो 11 और 12% है। राज्यों ने भी 33% आरक्षण दे रखा है महिलाओं को, उसके बाद भी मैं तो महिलाओं को कहूँगी कि अगर वो पुलिसिंग में आना चाहती हैं, इससे बढ़िया प्रोफेशन कोई नहीं है जिसमें आप समाज के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, और एक जो है वो कहीं ना कहीं एक जो गर्व की अनुभूति होती है और समाज के लिए कुछ करने के लिए चाहत होती है, वो आपको पुलिसिंग प्रोफेशन में आके मिल सकता है। तो महिलाओं को तो मैं यही बोलूँगी कि इस तरह का, आजकल तो महिलाएं जो वो है आर्मी में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, नेवी में, एयरफोर्स में, हर जगह आप देखेंगे, मतलब परिवार संभालने से लेकर अंतरिक्ष की उड़ान तक आपको जो है वो महिलाएं मिल जाएंगी।
तो इस प्रोफेशन को वो इस तरह से न लें। पुलिसिंग एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है और महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं समाज के लिए। तो मैं तो चाहूँगी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसमें आएँ और वो इसको एक उस तरह से न लें। आजकल महिलाएं हर तरह का प्रोफेशन, और महिलाओं में ये कैपेबिलिटी होती है, मुझे लगता है उनमें ये क्षमता होती है महिलाओं में कि वो हर चीज़ हैंडल कर सकती हैं, वो वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छे से कर सकती है। और कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि महिलाएं जब पुलिस में आई हैं तो इसमें कई तरह के चेंजेस भी आए हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि हर जगह जो है वो जो पुलिसिंग रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें आक्रामक व्यवहार की ज़रूरत नहीं होती है। एक ऐसा व्यवहार और स्वभाव की भी आवश्यकता होती है जो महिलाओं में होती है, वो ज़्यादा अच्छे से कुछ सिचुएशंस को हैंडल कर पाती हैं। तो मुझे तो लगता है कि महिलाओं का इस प्रोफेशन में आने से पुलिसिंग में भी बदलाव हुआ है। तो मैं तो चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस प्रोफेशन को ऑप्ट करें। जब वर्दी को कुछ क्षणों के लिए दूर रखती हैं, जो आपका अपना मी टाइम होता है, तो उस मी टाइम में आप कैसे इसको स्पेंड करती हैं? और क्योंकि हम दिन भर इतने लोगों से मिलते हैं, कुछ अच्छा है, कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इतने मेंटल प्रेशर में आप काम करते हैं, खुद को मोटिवेट करने के लिए आप क्या करती हैं? मुझे एक तो पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं काफ़ी जो है अलग अलग तरह की किताबें वो मेरी गाड़ी में भी रहती हैं। ट्रैवलिंग करते हुए भी अगर मुझे वक्त थोड़ा सा भी मिल जाता है तो मैं चाहती हूँ कि वो एक पर्टिकुलर बुक जो है पढ़ रही हूँ उसे ख़त्म कर लूँ। और दूसरा, चूँकि हमें अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने का उतना मतलब टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी ये थोड़ा सा टाइम मिले तो अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ। तो मेरे ख्याल से मेरे मी टाइम में सबसे ज़्यादा अगर शेयर किसी का होगा तो वो मेरे परिवार और बच्चों के लिए रहता है। कोई, आपने कहा आप किताबें पढ़ती हैं, कोई किताब अगर आप सजेस्ट करना चाहिए कि जो पढ़नी चाहिए? एक किताब जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया है वो है एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर, और वो आपको मोटिवेट करता है कि हर दिन आप अपने व्यवहार में कुछ चेंजेस अगर लेते आए तो आपके पूरे व्यक्तित्व में ही, पर्सनालिटी में ही बहुत चेंजेस आएंगे। तो वो बहुत ही अच्छी किताब है जो मैं युवाओं को भी बोलूँगी कि उसे ज़रूर पढ़ें, और उससे कहीं ना कहीं मैंने बहुत प्रेरणा ली। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप बच्चों के साथ या फैमिली के साथ आप बाहर गए हो, जो मैंने कहा आपका मी टाइम, अगर आप फैमिली के साथ गए और अपनी अलग जगह पे एंजॉयमेंट कर रहे हो, तब तक आपका कोई फैन आ गया और आपसे सेल्फी, या फिर आपका कोई इमरजेंसी काम में मिलना भी जरूर, तो कभी ऐसा हुआ है, और हुआ है तो उसको कैसे मैनेज करती हूँ उसको? कई बार ऐसा हुआ है, और मेरी बेटी ज़्यादा इस चीज़ को रेफ़र करती है, तो उन्हें भी अच्छा लगता है कि लोग पहचानते हैं। तो ठीक है, ये तो हमारे प्रोफेशन का पार्ट है। तो एक छोटा सा रैपिड फायर हम आपके साथ कर रहे हैं। सिंपल से कुछ सवाल हैं, मुझे लगता है जो आपके फैंस हैं वो आपके बारे में ये चीज़ें जानना चाहेंगे। पहला, वर्दी पहनते ही आपके चेहरे पे सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या आता है? स्माइल या स्ट्रिक्ट लुक? खुशी। पुलिस स्टेशन में आपकी फेवरेट जगह कौन सी है, ऑफिस या कंट्रोल रूम? कंट्रोल रूम। उसके पीछे कोई खास वजह? आपको चीज़ें पता रहती हैं, जो भी हो रहा है पूरे शहर में उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। अगर आप आईपीएस ऑफिसर नहीं होती तो क्या होती? टीचर, प्रोफेसर। मुझे यूथ के साथ और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, दो चीजें जो आपकी पॉकेट में हमेशा रहती है? पॉकेट में कुछ नहीं रहता है। कुछ नहीं, कोई भी दो जो जब आप घर से निकलती हैं तो ऐसी कोई चीज जो आपको साथ लेके चलनी है? आजकल तो फोन है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मेरे ख्याल से सबके साथ चलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वैसे इसका जवाब सबको पता होता है, लेकिन फिर भी आपके मुंह से सुनेंगे उसका आंसर तो ज्यादा अच्छा लगेगा। घर में बॉस कौन है, आप या सर? मैं। बिल्कुल। फ्री टाइम में आप ज्यादा क्या करते हैं, किताबें पढ़ना या शॉपिंग करना? किताबें पढ़ना। शॉपिंग करना ही पसंद है आपको? नहीं, उतना नहीं। मैं बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे या तो बच्चों के साथ समय व्यतीत करना अपना, या किताबें पढ़ना। अच्छा, अमूमन हम आपको वर्दी में ही देखते हैं, या हमने कभी आप किसी वैसे इवेंट में कभी देखा हो तो आप अलग कपड़ों में देखी,
लेकिन फिर भी क्योंकि हर उम्र लड़की, चाहे वो बोलते हैं कि चाहे वो टीनेजर हो या फिर किसी भी एज के, तो शॉपिंग करना लड़कियों को पसंद है। तो आपको कभी रहा पसंद? अब नहीं, पहले कभी रहा? नहीं, कभी उस तरह कभी का नहीं। शौक नहीं रहा मुझे शॉपिंग का। मेरे जनरली मेरी मदर ही मेरे लिए वो कार्य कर देती थी, तो इस वजह से अब जो है, जो शौक है वो अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करने का रहता है। अपने लिए अच्छा। कभी उतना नहीं रहा अब, लेकिन अब जो शौक है वो अपनी बेटी के लिए है। चलिए, आपकी पोस्टिंग का जो पहला दिन था वो नर्वस था या कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट थी। कॉन्फिडेंट। अच्छा, आपके हिसाब से आपको पता होगा कि सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे नाम भी मिले, और शायद मुझे लगता है वो सबसे बड़ा एक, आप उस वक्त बहुत गर्व भी महसूस करते हो। अगर आपको, वही चीज़ मैं पूछ रही हूँ, आपके हिसाब से लेडी सिंघम कहलाना या दबंग कहलाना प्रेशर है या कॉम्प्लीमेंट? इस पे तो कुछ ज्यादा बोला नहीं जा सकता, पर हाँ, अच्छा लगता है। लोग ये सोचते हैं कि परफॉर्म अच्छा कर रही हैं, इस वजह से शायद इन नामों से बुलाते हैं। यू टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। हाँ। ठीक है। ऑफिस में ज्यादा कॉफी या चाय चलती है? कॉफी। कॉफी। आप शुरू से कॉफी की शौकीन रही? कॉफी की शौकीन। ठीक। पर जब फील्ड में निकलते हैं तो फिर तो कॉफी हर जगह नहीं मिलती, तो चाय ही रहती है। अच्छा। वर्दी के अलावा, क्योंकि वर्दी का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है, वर्दी के अलावा कौन सा ड्रेस कोड आपको ज्यादा पसंद है? साड़ी। साड़ी। जी। और एक आखिरी सवाल, फैंस जो आपके हैं, जो भी फैंस ना भी कोई, या जो भी आपको पसंद करते हैं, कभी किसी की तरफ से कोई ऐसा आपके लिए कुछ किया गया हो, या कोई ऐसा गिफ्ट या कुछ भी जिसने आपको आपका हार्ट टच मोमेंट रहा हो? मेरे ऑफिस में एक वॉल है जिसमें कई जो है लोगों ने वो उन्होंने स्केच बना के मेरे जो दिए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरी अलग अलग चीज़ों में उन्होंने जो है अलग अलग ड्यूटी में जिस वक्त कभी फील्ड में रही हूँ या ऑफिस की रही हूँ, तो उन्होंने जो स्केचेस बना के दिए हैं, तो बहुत ही टचिंग वो रहता है कि उन्होंने इतनी एफर्ट की कि कहीं से मेरी फोटोग्राफ लेकर फिर उसके जो है स्केचिंग उन्होंने की है, तो अच्छा लगता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मुझे लगता है कि हर किसी को, जब तक आप दूसरे की ज़िंदगी की कहानियों को नहीं समझते या पढ़ते नहीं हैं, तब तक शायद अपनी ज़िंदगी के चैलेंज बहुत ज़्यादा लगते हैं। इस बार श्वेता चौबे मैम की कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुई थी, और मुझे यकीन है कि ये कहानी आपको ज़रूर इंस्पायर करेगी। जल्द एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहिए अमर